सुप्रभात दोस्तों साथियों। आज आपके समक्ष भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर सुंदर रेड्डी इसमें जितने भी गद्यांश हैं मैं आज आपको उसको सॉल्व कराऊंगा। 5 मिनट का आप हमको समय दे दीजिए। पहले इस प्रकार से किस प्रकार से आपको एग्जामिनर की झोली से 10 अंक आपको छीनने हैं। जो आपको 10 अंक का यह गद्यांश होता है, किस प्रकार से आप दिमाग लगा करके कम समय में 10 मिनट में 10 नंबर आप किस प्रकार से छीन लेंगे। मैं आपको आज और ट्रिक बताऊंगा प्यारे कि गद्यांश को पढ़ते ही आप उसका आंसर तुरंत आप निकाल लेंगे। एक चीज आपको जानकारी रखना है, सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम प्यारे आना चाहिए। चलो आते हैं प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। गद्यांश को भी हम आप पढ़िए और यहाँ हम गद्यांश को पढ़ करके आपका आंसर हम देते रहेंगे और गद्यांश को भी पढ़ते रहेंगे। रमणीयता माने होता है सुंदरता। रमणीयता माने होता है सुंदरता। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योश्रायित है, एक दूसरे पर आश्रित है। अन्योश्रायित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतना क्या होता है? नित्य नूतना किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुता। दोस्तों थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं और आपको मैं आपको पढ़ाता भी चलूंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, हमारा पढ़ने में ही टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर चलो, हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का पाठ का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता पाठ का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके हमारे जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, रेड्डी साहब हैं। उन्होंने अपने इस भाषा और शैली में भाषा की आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता में कितना सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है, कितना सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको गद्यांश को लिख सकते हैं। गद्यांश क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है और इसके हमारे लेखक कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक है। दूसरा है पहले आप दूसरा देखना। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गया, यहाँ पर आपको भी 2 नंबर मिल जाएगा। अभी रमणीयता और नित्य नूतना किस प्रकार अन्योश्रायित है। अब दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर आपके ही गद्यांश में दिया हुआ है। कैसे आप करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है रमणीयता और नित्य नूतना अन्योश्रायित है, अर्थात रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। बस यहाँ तक पहले आपको लिख देना है, यही इसका आंसर है। रमणीयता माने होता है सुंदरता और नूतनता माने बहुत अधिक, अन्य न्यायश्रित माने होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। रमणीयता के अभाव में अर्थात सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। तो प्यारे इसको आप ध्यान रखेंगे कि दूसरे का आंसर आपका यहाँ हो गया। अगला है उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। यहाँ पर रमणीयता पर उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? दोस्तों यहाँ पर बल दिया है कि जो अन्योन्याश्रित पर बल दिया है, अर्थात जो भी अच्छी चीजें होती हैं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, यही इन चीजों पर यहाँ पर लेखक ने बल दिया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन पैराग्राफ है और बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से। लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बताया? अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम, प्यारे ध्यान दीजिएगा। लेखक ने अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को व्यक्त करना, अपनी बात को भावना विचारों को किसी दूसरे से व्यक्त करना। अब यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का, हम अपने भावों का आदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं। मेरे पहले बस यही लिखना है, भाषा समूची युग चेतना की, अर्थात जो भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, भाषा के द्वारा हम अपने भाव या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक लोग से दूसरे स्थान तक हम अपने भाव के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से हम प्रेषित करते हैं। लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। आपको सिर्फ इतना लिखना है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति किस बात पर बल दिया है? अन्योन्याश्रित पर, एक दूसरे पर चीजें आश्रित है। ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन है। लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनाया है?
भाषा को अर्थात समूची भाषा को युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनाए पहले से बना देना। भाषा, क्योंकि भाषा के द्वारा ही तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई अगर आप कर्नाटक चले जाओ तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ तो भाषा का आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु चले जाओ, वहाँ तमिल बोली जाती है। गुजरात चले जाओ, गुजराती बोली जाती है। तो जो जहाँ की मातृभाषा है उसी भाषा में तो आदान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके ऊपर चलो, अभी दिख रहा होगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्यारे, यहाँ जो गद्यांश का रेखांकित अंश है यहाँ से है, यहाँ से है गद्यांश का, यहाँ पर देखिए यहाँ से है। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको लिखना होगा कि भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हमारी भाषा पर पकड़ नहीं होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। और ऐसी सशक्तता, मतलब सशक्तता मतलब होता है मजबूती, ऐसी सशक्तता तभी वह अर्पित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। अर्थात जो भी मुहावरे का मतलब होता है, जो भी अर्थ है, जो भी भाषा के अर्थ है, वह उसको तभी ग्रहण कर सकती है जब उस भाषा के अर्थ को अच्छी तरह से ग्रहण किया जाए। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला देखते हैं पहले। ठीक है, अगला यहाँ है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? सर्जक की सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण, चलो यहाँ देखते हैं भाई, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण। ठीक है, पहले हम गद्यांश में आपका आंसर ढूंढते हैं, जब गद्यांश में नहीं मिलेगा तभी हम अगला कदम उठाएंगे, तभी हम आपको समझाएंगे पहले। ठीक है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण। ठीक है, यहाँ पर पहले हम गद्यांश में देख लेते हैं, कहीं यह शब्द दिया तो नहीं है, नहीं तो बाकी तो हम तो समझाएंगे ही। हम आपको समझाने के लिए अरे आपके पास खड़े हैं, आपके पास उपस्थित हैं, बिल्कुल यहाँ पर समझाने के लिए ही खड़े हैं। ठीक है, सर्जक, अगर यह शब्द मिल जाता है, हाँ यहाँ मिला है। ठीक है, पहले देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? ये यहाँ पर क्वेश्चन, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण, यहाँ आपको देना है, यहाँ आपको देना है, ये आंसर आ गया है, ये आंसर है, यहाँ पर दिया है, पहले यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ दिया है, किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। बस प्यारे, एकदम अच्छा सा आंसर है। प्रामाणिकता माने होता है कोई चीज प्रमाणित हो, स्वीकार माने होता है जब कोई चीज प्रमाणित होगी तभी तो हम स्वीकार करेंगे। जैसे अगर माता पिता की संतान अगर आप हैं, अभी माता पिता का नाम लिखा जाएगा। अगर माता पिता आपको प्रमाणित नहीं करेंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे, फिर आप प्रमाणित, वही चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला हमारा है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, बस यहीं से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, इससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। किससे जकड़ा हुआ समाज? अरे अंधविश्वास, कुरीतियां, बुराइयां, तमाम प्रकार की यह भेद भावना जब फैली होती है तो वह समाज आगे नहीं, यहाँ पर सांप्रदायिकता हो, अंधविश्वास हो, रूढ़िवादिता हो, है, तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं अगर यह समाज में फैली होती है तो वह समाज छुआछूत है, तो वह समाज आगे बढ़ नहीं पाता है। अथवा किस प्रकार समाज आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए समाज आगे बढ़ नहीं पाता। रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का यहाँ पर अर्थ पूछा है, पहले क्या पूछा? रमणीयता, रमणीयता माने होता है सुंदरता, रमणीय, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है उसको कहते हैं भाई यह एक बहुत रमणीय स्थान है, यह एक बहुत रमणीय सरोवर है, यह बहुत एक रमणीय पौधशाला है। तो रमणीयता माने होता है सुंदरता। ये ता क्या है? ता हमारा प्रत्यय है, ता क्या है? ता क्या है? ता हमारा प्रत्यय है। रमणीयता और उद्दिष्ट, उद्दिष्ट माने होता है उद्दिष्ट, वो हमारा क्या है? ये हमारा स्वर है, अर्थात मतलब दृष्टियों से अच्छी दृष्टि से देखना, उद्दिष्ट का मतलब होता है अच्छी दृष्टि का प्रयोग, अच्छी दृष्टि का प्रयोग, उद्दिष्ट, उद्दिष्ट का मतलब होता है अच्छी दृष्टि का प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार से आपको गद्यांश सॉल्व करना है। करें, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको यहाँ पे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पर। नेक्स्ट हमारा जो गद्यांश है, भाषा और आधुनिकता, पाठ का नाम है सुंदर रेड्डी साहब का है, भाषा और आधुनिकता। और भी क्वेश्चन है प्यारे, यहाँ देख लीजिए, और भी क्वेश्चन है, किसके प्रभाव में कोई चीज मान्य नहीं होती?
इसके प्रभाव में अगर चीजें एक दूसरे से अन्योन्याश्रित नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होगी, तो वह चीजें मान्य नहीं होती हैं। ठीक है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? प्यारे, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का, भाषा के द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही हम अपने हम अपने हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अभिव्यक्ति का, दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला है परंपरागत और अव्यक्तिक शब्दों का अर्थ। यहाँ कम से कम 12 क्वेश्चन होंगे। परंपरागत माने होता है, परंपरागत माने होता है जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, जो चीजें पूर्व से चली आ रही हैं। जैसे कहीं कहीं आज भी राजशाही से ब्रिटेन है, वहाँ राजशाही है, आज भी वहाँ राजा बनता है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो परंपरागत का मतलब होता है जो पुरानी चीजें हैं एक पीढ़ी एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, चलती रहती है, परंपरागत। और अव्यक्त का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, भाव या विचार को अव्यक्त करना, इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति। अभी क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर है अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है भाषा। परंपरागत और अव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। परंपरागत माने होता है जो चीजें एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चल रही है, उसको कहते हैं परंपरा, यानी कि प्राचीन। अव्यक्ति का मतलब होता है चीजों को, भाव को या विचारों को व्यक्त करना। हमारा सेकंड पैराग्राफ देखिए दोस्तों, सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे यहाँ तक। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए। ठीक है। गद्यांश का संदर्भ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है, और इसके हमारे लेखक कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। उन्होंने भाषा के माध्यम से, भाई भाषा और आधुनिकता, जब हमारी भाषा अच्छी होगी तभी तो भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। इसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसकी गति, किसकी गति? संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन, यहाँ पर भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा एवं संस्कृति, ये संस्कृति है। संस्कृति माने होता है रीति रिवाज, परंपराएं। संस्कृत दोस्तों विषय है, संस्कृत अपना विषय है, ये संस्कृति है। ठीक है। एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की, यहाँ देखिए पहले आपका आंसर मिल गया, कि दूसरे का आंसर मिल गया, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ये दूसरे का आंसर आपका मिल गया। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल गया, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक हमारे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं। इन्होंने भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बताया है। दूसरा क्वेश्चन, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ, अर्थात किसकी गति? विज्ञान की गति, विज्ञान की गति प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तीसरा क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? चलो भाई देख लेते हैं उपरोक्त गद्यांश में किस, यहाँ पर जो है किस किस प्रसंग का, यहाँ पर जो है प्रसंग की बात अगर है, यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं वैज्ञानिक और आविष्कारों का क्या है, यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक, ये वाला वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। यहाँ इक प्रत्यय है, क्या है? वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, इक। ठीक है। इक प्रत्यय है। तो वैज्ञानिक और आविष्कारों के प्रभाव को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। भाषा किसका अभिन्न अंग है? और क्यों भाषा किसका अभिन्न अंग है? अरे भाषा अपने विचारों का, अपने देश की भाषा, अर्थात जो हमारा देश है, देश की ही भाषा, देश का, किसी भी देश का भाषा जो होती है वह विभिन्न अंग होती है। भाषा होता है, भाषा होती है। ठीक है। भाषा क्या है? ये हमारा स्त्रीलिंग है। भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। स्त्रीलिंग है। ठीक है। यहाँ पर हम लिंग पुल्लिंग भी बताते चल रहे हैं। ठीक है। भाषा किसका अभिन्न अंग होती है? किसी भी देश का भाषा अभिन्न अंग होती है, चाहे वह कोई भी देश हो। हर देश की, हर प्रदेश की जो भाषा होती है वह उसका अभिन्न अंग ही होती है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को करना है। अब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इसका मतलब है प्यारे कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपराएं, जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चल रही है, उसमें एक क्या है? अटूट संबंध होता है।
और संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर, निश्चित का मतलब होता है अलग होने पर, जब हम संस्कृति से, जब हम रीति रिवाज परंपराओं से अलग हो जाएंगे तो फिर होगा क्या, परिवर्तनशील और गतिशील है, अर्थात ये सब चीजें क्या है, जो हमारी संस्कृति है वह सब परिवर्तनशील है, अगर हम इससे अलग हो जाएंगे तो फिर हमारा और इस समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही है, पहले जितना अंडरलाइन किया है उतने की लिखना है, आगे आपको नहीं लिखना है। किसके कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती है, किसके कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती है, यहाँ पर दिया गया है आविष्कार के कारण, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण जो हमारी सांस्कृतिक हलचलें हैं वह क्या होती है, उद्भूत का मतलब होता है अंदर विकास होना, अपने अंदर उद माने हृदय होता है, उद माने अंतस्थल होता है, अंदर उसका, उसको अंदर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो क्या होता है, जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक आविष्कार होंगे उसे हमारी नई नई सांस्कृतिक हलचलें पैदा होती। सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। तो दोस्तों सांस्कृतिक हलचलें जो है यहाँ पर दिया गया है, ये आगे वाली लाइन में, हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा की परंपरागत प्रयोग, अर्थात जो हमारी सांस्कृतिक हलचलें हैं वह भाषा के लिए पर्याप्त नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं आपके गद्यांश में ही, वह भाषा के लिए सांस्कृतिक हलचल पर्याप्त नहीं है, भाषा के लिए सांस्कृतिक, भाषा के लिए सांस्कृतिक हलचल, हलचल, भाषा के लिए सांस्कृतिक हलचल पर्याप्त नहीं है। भाई सांस्कृतिक चीजें अलग होती हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं प्रदेश स्तर पर होते हैं, देश लेवल पर होते हैं, गांव लेवल पर होते हैं, जिला लेवल पर होते हैं, उसमें भाषा का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। किसके लिए नए शब्दों की खोज की महान आवश्यकता है, किसके लिए नए शब्दों की खोज की महान आवश्यकता है, इसके लिए जो हमारे प्रयोगों की नई नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है, अर्थात जो नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए नए प्रयोगों के लिए क्या है, यहाँ पर नए नए प्रयोग जो हो रहे हैं उन नए नए प्रयोगों के लिए क्या है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। यहाँ पर पूछा है प्यारे, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है किसके लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, किसके लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, अर्थात अपने विचार और भाव को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। उद्भूत और परंपरागत का अर्थ, उद्भूत का मतलब होता है, उद्भूत का मतलब होता है अंतस्थल, कोई चीज हृदय में समाहित कर लेना, अपने अंतस्थल में उसको समाहित कर लेना। परंपरागत का मतलब होता है एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में जो परंपरा, जो रीति रिवाज चली आ रही है उसको हम कहते हैं परंपरागत। अगला हमारा है, बहुत क्वेश्चन दिया है भाई, इसमें करीबन 12-14 क्वेश्चन बना दिया है। संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो हमारी संस्कृति आपको मैंने पहले ही बता दिया, संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज परंपराएं जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चल रही है, उसको हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति क्या है, जो हमारा विषय जिसको हम पढ़ते हैं, तो संस्कृति का मतलब ये हुआ कि हम भारतीय संस्कृति के द्वारा आज भी अपनी जो उसकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, जितने भी हमारे ऋचाएं हैं, आज हम सभी उसका हम उपयोग कर रहे हैं और उसको हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके भाव विचार को व्यक्त कर रहे हैं। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है, नए शब्दों की खोज से जो नई नई चीजें परिवर्तित होती है उसको सीखने में, आविष्कार करने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है। संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ क्यों जोड़ी जाती है, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ इसलिए जोड़ी जाती है ताकि विज्ञान की प्रगति के साथ साथ संस्कृति का भी विकास होता रहे, रीति रिवाज परंपराएं जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में चल रही है, उसी विज्ञान के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी विकास होता रहे, ठीक है। अगला हमारा गद्यांश है, अब हम चलते हैं यहाँ, ठीक है। अगला हमारा गद्यांश है यहाँ, क्या है, उपरोक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से उदय है और इसके हमारे लेखक सुंदर रेड्डी साहब है। कौन है, रेड्डी साहब है। उन्होंने, ये पहले का हमारा आंसर हो गया दोस्तों, पहले का हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमारा है भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अरे भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अगर हमारे पास भाषा न हो तो हम भाषा भाषा से ही तो हम अपने विचार को, अपने भाव को एक दूसरे के माध्यम से प्रेषित करते हैं, एक दूसरे के विचार को हम समझते हैं। यही चीज क्या हो गई, विशेषता। बस पहले एक लाइन लिखना है,
भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने विचार या भाव को एक दूसरे के साथ हम साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ हम प्रेषित करते हैं, एक दूसरे के विचार भाव को हम समझते हैं। भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें नहीं है? भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें नहीं है? अब यहाँ देख लीजिए, शब्द को देख लीजिए, भाषा क्या है? उपयोगिता की सार्थकता देख लीजिए, यहाँ पर दिया है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त दिलचस्प अनेक प्रकारों की संलिप्तताओं की दुरूहता व परिहार करने में ही निहित है। ये हमारे तीसरे का आंसर हो गया। आपको यही कार्य लिख देना है, इसका आंसर हो गया। गद्यांश में गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अगर नहीं मिलता है तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही। गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? गद्यांश में यहाँ पर जो हमारी समसामयिक जो हमारे उपयोगिता है, किसी उपयोगिता है, भाषा की उपयोगिता यहाँ दिया है। ये भाषा की उपयोगिता और सार्थकता का जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, भाषा की उपयोगिता और उसकी सार्थकता का स्पष्टीकरण किया गया है। दोस्तों से लिख देना क्या है? भाषा की भाषा की उपयोगिता, भाषा की उपयोगिता। ठीक है, क्योंकि भाषा भाषा के द्वारा ही तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की उपयोगिता व सार्थकता, भाषा की उपयोगिता व सार्थकता, सार्थकता, बस आंसर हो गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको यानी यहाँ बस यही तो है, भाषा में ना प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो मातृभाषा है, मातृभाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के माध्यम से करते हैं। बस दोस्तों ऐसे ही लिखना है। ना समझ में आए, फिर भी अगर ना समझ में आए तो एक आध दो चार शब्दों को बदल करके इधर उधर करके अपना लिख देना, छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब पूरा सजा के लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा प्यारे, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो आते हैं अगले गद्यांश पर। ठीक है, अगला गद्यांश यही है, ये तो यही है गद्यांश के अंश की व्याख्या भाषा की। चलो इसका तो नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे होगा भाई। चलो ठीक है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, क्योंकि भाषा के द्वारा शब्द पहले हमारा अक्षर होता है, अक्षर के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है, फिर कई वाक्य मिलकर पद बनते हैं, कई पद मिलकर पदबंध बनते हैं। यही तो है, व्याकरण पढ़ोगे जानोगे। चलो यहाँ आ जाओ भाई, क्या है यहाँ पर? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और अभिलषा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक हमारे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। दूसरा पाठ है भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? तो भाषा की विकासशीलता, अगर भाषा की विकासशीलता का मतलब होता है आज भी हमारी भाषा विकासशील है। ठीक है, हम अविकसित देशों में, विकसित देशों में, विकसित देश हमारे अमेरिका है, जापान है। ठीक है, हम क्या है? हम विकासशील देशों में हमारी गणना होती है, अर्थात हमारे भारत देश की गणना विकासशील देशों में होती है। यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, बस यही आपको आंसर दे देना है। आपका आंसर हो गया। अगला हमारा है अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? अविकृत, अविकृत माने अविकृत, हमारा क्या है? आ का मतलब होता है अभाव, आ का मतलब होता है अभाव। विकृत का मतलब होता है जिसका रूप, जिसका रूप खराब हो गया हो। विकृत का मतलब होता है अविकृत, अर्थात अविकृत, अर्थात चेहरे का अभाव या रूप का अभाव। ऐसे ऐसे लिख लीजिए, यानी रूप का अभाव, रूप का अभाव, रूप का अभाव। इसका अर्थ हो गया किसका? अविकृत का। अविकृत आ लगा है ना, आ का मतलब होता है अभाव। विकृत, अरे भाई यह चीज विकृत है, अर्थात जैसे किसी का चेहरा विकृत हो गया हो, किसी का हाथ पैर विकृत हो गया हो, तो इसका मतलब होता है रूप का अभाव। अब विकृत, अब वह रूप हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, चेहरा भी हो सकता है, पूरा बदन भी हो सकता है। ठीक है, अब विकृत ढंग और मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का मतलब होता है ओरिजिनल। कहते नहीं भाई इसकी प्रकृति ही वैसी है, या कभी झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार ही होता है, चाहे इसके पास धन आए चाहे चला जाए। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिकम। मूल मूल प्रकृति का मतलब होता है ओरिजिनल,
जिसको कहते हैं कि भाई एक मूल चीज है, या इसकी मूल प्रकृति है, इसकी मूल आदत ही है, या कभी झूठ नहीं बोलता है, चाहे इसके ऊपर जो कर दो, चाहे इस पर धन दे दो, चाहे दौलत दे दो, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता है। इसका मतलब है मूल प्रकृति का मतलब हुआ ओरिजिनल, अर्थात सच्चाई। ठीक है, अगला हमारा है साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है। साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा को हम किस रूप में, तो कुछ हमारे देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, क्या होते हैं, विदेशज, विदेशज, इनको हम कहते हैं विदेशज शब्द। हम विदेशज शब्द इसको हम प्रयोग करते हैं। देशज हमारे जो देश के शब्द हैं, और साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में हम ग्रहण करते हैं, विदेशज शब्दों के रूप में हम ग्रहण करते हैं। रेखांकित तो उसकी व्याख्या कर लो तो पहले। ठीक है, नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है, अपने संस्कृति के विकास के लिए, अपनी भाषा के विकास के लिए नए शब्दों को, जैसे हमारे उर्दू के शब्द है, वो अरबी के शब्द है, फारसी के शब्द है, फ्रेंच के शब्द है, आज भी अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। औरत है वो अरबी शब्द है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, हम आज भी उर्दू के शब्द, उर्दू के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, फ्रांसीसी के शब्द, तुर्की के शब्द, चीनी के शब्द आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। अब पता नहीं मेरी हिंदी भाषा अन्य देशों में इसका प्रयोग होता है या नहीं होता है, इसको कौन जाने, लेकिन हम दूसरे देशों के शब्द को अपनी हिंदी भाषा में आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे, और यहाँ है दैनंदिनी तथा अनायास शब्द का अर्थ लिखे। दैनंदिनी माने होता है, दैनंदिनी माने होता है रोज, दैनंदिनी माने होता है रोज, दैन, ठीक है, अर्थात प्रतिदिन। अनायास माने होता है, अनायास का मतलब होता है प्रयास न करना। अनायास कहते नहीं, इसको अनायास है मार दिया था, बिना किसी समस्या के ही मार दिया। आ लगा है ना, आ का मतलब होता है, आ का मतलब होता है अभाव, अनायास अर्थात बे मतलब बेवजह, अनायास का मतलब होता है बेवजह, 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 बेवजह किसी को प्रताड़ित करना, बेवजह किसी को प्रताड़ित करना, मारना, वही अनायास। ठीक है, अवकृत और ग्रहणीय शब्दों का, अवकृत अभी इसके पहले मैंने बता दिया, अवकृति, अवकृति अर्थात जिसका रूप सौंदर्य अवकृत हो गया हो। ठीक है, ग्रहणीय माने होता है ग्रहण करने योग्य, अर्थात इसे हम जो अरबी भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, आज हम अपनी हिंदी भाषा में उनको ग्रहण कर रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं, ग्रहणीय शब्दों का अर्थ, और क्या है, भाषा की साधारण इकाई क्या है, भाषा की साधारण इकाई देख लेते हैं भाई, पैराग्राफ में देख लेते हैं, काफी देर से नहीं पैराग्राफ देखा है, आओ देख लेते हैं। देखो पहले जो आपको मैं पढ़ा रहा था, देखो यहाँ मैं पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए। जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वही चीजें तो यहाँ भी दिया गया है। हाँ, ये देखो पहले ही दिया गया है, यहाँ देखो अरबी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी विदेशी भाषाओं से इन शब्दों को उधार लिया गया है। ठीक है, अनजाने में अनायास ही होता है, ये शब्द अर्थात विदेशी भाषाओं में सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। लेकिन बहुत सारे शब्द आज भी साहित्यिक भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं भाई। औरत है, आज भी औरत का प्रयोग होता है, औरत अरबी शब्द है, औरत अरबी शब्द है। स्त्री जो है अपने यहाँ की भाषा है, स्त्री अपने यहाँ की भाषा है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर हम भूल गए, उनको भाई बैक करते हैं, तो बैक करते हैं, किसी यहाँ पर बैक किए थे, बैक किए थे, भाषा की साधारण इकाई, भाषा की साधारण इकाई, यहाँ भाषा की साहित्यिक शुद्धता प्रदान करती है, यहाँ प्रत्यय की आवश्यकता प्रतीत होती है। भाषा की साधारण इकाई, तो भाषा की साधारण इकाई आप यही लिख सकते हैं, यही हो जाएगा। ठीक है, भाषा की, भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्राप्त करनी पड़ती है, ये क्या है, भाषा की इकाई है, अर्थात भाषा की इकाई यही हो गई। ठीक है, भाषा की इकाई क्या हो गई, जो हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, हमारी क्या हो गई, भाषा की इकाई हो गई। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला हमारा गद्दान से, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुके रहो, यहाँ से पढ़ाना है, यहाँ से पढ़ाना है। ये भी छूट रहा है कहाँ, हाँ, चलो पहले इसको देख लेते हैं। गद्दांश का संदर्भ, प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आधुनिकता अर्थात
भाषा की आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं। यहाँ है गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम हो ही गया। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लो। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से अन्य जातियों के संसर्ग माने होता है संपर्क से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है भाई। अगर हम अभी हम नेपाल चले जाए, वहाँ 6.5 महीने रह जाए तो वहाँ के शब्दों को हम बोलने लगेंगे। गुजरात चले जाओ, वहाँ गुजराती भाषा बोलने लगोगे। ये तो बिल्कुल सही है। इसी को आप लिख देना। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से अगर हम नेपाल चले जाए, गुजरात चले जाए, तमिल चले जाए, कन्नड़ चले जाए, वहाँ 4-6 महीने 1 साल रह जाओ तो वहाँ की भाषा का आप प्रयोग करने लगोगे। बस ऐसे प्रयास आप लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है? अब यहाँ प्रश्न बना दिया है, मतलब भाषा की सजीवता के लिए, अर्थात भाषा की सजीवता के लिए भाषा को अ, भाषा की सजीवता के लिए क्या होना चाहिए? भाषा की सजीवता के लिए भाषाभाषी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात भाषा की सजीवता के लिए इन शब्दों के साथ सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो हमारे पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, शब्द युग्म है, शुद्ध अशुद्ध है, इससे ही भाषा की सजीवता बनी रहती है। ठीक है, भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है? भाषा की सजीवता के लिए जो हमारे शुद्ध शब्दों का प्रयोग है, जो संस्कृति के हमारे तत्सम शब्द हैं, उसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं, शब्द युग्म है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हमारी भाषा की सजीवता बनी रहेगी। लेखक के अनुसार भाषा किस प्रकार समृद्ध करती है? अर्थात जब भाषा में सजीवता बनी रहेगी, भाषा में सजीवता बनी रहेगी, भाषा में अच्छी बोलचाल होगी, भाषा में अधिक अच्छी मधुरता होगी, तो फिर अब क्या होगा? वह भाषा अपने आप समृद्ध होती चली जाएगी। लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है? भाषा में नवीनता आती है, भाषा के में सजीवता और नवीनता पूर्ण उसको आत्मसात करने पर आती है। जब हम जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, जब उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, फिर उसके उस श्लोकों को, उसके मंत्र को हम बोलते हैं, तो उसमें अपने आप सजीवता आने लगती है, तो उसमें अपने आप सजीवता, सुंदरता आना शुरू हो जाती है। यानी बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगला हमारा गद्यांश है, बिल्कुल हमारा गद्यांश अगला है। चलो भाई, अभी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ पुस्तक गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हमारे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी साहब है। रेखांकित अंश की व्याख्या अभ्यास से आपको लिख देना है। नए शब्दों के गढ़ने से, अर्थात जब हम बड़ी भाषा में नए नए शब्दों को गढ़ते हैं, चाहे वह पर्यायवाची के हों, विलोम के हों, तत्सम के हों, तद्भव के हों, तो भाषा का विकास अपने आप तो भाषा का विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। यहाँ लिखा है, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को नूतन शैली प्रणालियों पर व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करती है। कहने का मतलब है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अरबी भाषा के हैं, तुर्की भाषा के हैं, उर्दू भाषा के हैं, अभी उन शब्दों को निकाल दिया जाए तो हिंदी भाषा में शब्द वह नहीं बचेंगे। कैसे हम बोलेंगे, कैसे हम जानेंगे? तो ऐसा नहीं है, उन शब्द का अपने आप में महत्व है। ठीक है, इसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जाती है। नए नए शब्दों का प्रयोग, नए नए शब्दों का प्रयोग, जो संस्कृत के शब्द हैं, बढ़िया बढ़िया तत्सम शब्दों का प्रयोग है, अनेकार्थी शब्द है, उन शब्दों के प्रयोग से भाषा में आधुनिकता। जैसे पत्र लिखना है तो उसको हम खड़ी बोली में लिखते हैं ना, वो अवधि भाषा में थोड़ी लिखते हैं। अब हमको पत्र लिखना है बढ़िया साफ सुंदर स्पष्ट, और उसको खड़ी भाषा में लिखते हैं। तो वही तो यहाँ पे लिखना है कि किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता। अब हम खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग करना शुरू कर दें, खड़ी बोली का प्रयोग करना कर दें, है खड़ी बोली का प्रयोग कर दें, तो हमारी भाषा में बढ़िया आ जाएगी आधुनिकता। खड़ी बोली में आज भी हम पत्र को लिखते हैं और भी बहुत सारी चीजों को अपनी खड़ी भाषा में लिखते हैं, अवधि भाषा में नहीं लिखते हैं। किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? किसके गढ़ने मात्र से, ठीक है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? अर्थात किसके गढ़ने मात्र से, जब हम कमजोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो फिर भाषा का विकास तो नहीं होता है। ठीक है, भाषा का प्राण तत्व क्या है? भाषा का प्राण तत्व क्या है? संस्कृति। भाषा का प्राण तत्व क्या है? संस्कृति। संस्कृति का मतलब है रीति रिवाज परंपराएं। ये भाषा का क्या है? प्राण तत्व है। भाषा का प्राण तत्व हमारे यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं ही क्या है? भाषा का प्राण तत्व है। भाई, जब हमारी संस्कृति ही नहीं ठीक होगी, हमारे आचार विचार ही नहीं ठीक होगी, तो हमारी भाषा भी उसी टूटी फूटी बन जाएगी। ठीक है, भाषा का विकास किन कारणों से नहीं होता? भाषा का विकास
अशिक्षा के कारण होता है। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अशुद्ध भाषा को बोलेंगे, अवधि में बोलेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, सही शब्दों का जो उसके वचन है, कारक है, लिंग है, उसके आधार पर हम नहीं बोल पाएंगे। तो ये भाषा का विकास किन कारणों में से नहीं होता। जब जब हमारे अंदर अशिक्षा होगी, जब हम अज्ञानी होंगे, तो हम सही भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। बस अंतिम पैराग्राफ है। नहीं भाई, अभी और है, अभी और है। चलो देखते हैं, पहले इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा पाठ है ना, भाषा और आधुनिकता, ये बड़ा पाठ है। चलो यहाँ पहले देख लेते हैं, तब उसके बाद नीचे चलते हैं। ठीक है, तू कहाँ आ गया रे यहाँ, आप कहाँ से? हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं, नीचे आ जा। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मतलब भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित है। उसके लेखक हमारे प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी साहब हैं। इन्होंने क्या लिखा? रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले यहाँ से आपको देख लेना, यहाँ से भाषा का मुख्य कार्य क्या है? सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। सुस्पष्ट मतलब सुंदर अभिव्यक्ति। भाई कोई भी भाषा होगी, जब हम सुंदर लिखेंगे, जिसे कहते हैं बेटा जिसकी राइटिंग नहीं बनती हो तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से तुम्हारी राइटिंग बनेगी। जब कपियों में सुंदर राइटिंग के साथ लिखोगे तभी तो तुमको नंबर वन मिलेगा। वही है सुस्पष्ट, अर्थात जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा सुस्पष्ट हो और अव्यक्त का माध्यम, अव्यक्त मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान। हम कब शब्दों में जब हम लिंग वचन कारक, जब हम व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो अपने विचार को हम कम शब्दों में, कम भाषा में बोल करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, अर्थात जो भी हमारी भाषा है, भाषा का प्रकार क्या होना है कि भाषा हमारी सुस्पष्ट अर्थात सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और अभिव्यक्ति का माध्यम भी सही होना चाहिए। और भाषा में हमारी सुस्पष्ट सुस्पष्टता अर्थात भाषा बिल्कुल सुस्पष्ट अर्थात सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए और निर्दिष्ट और उसका निश्चित स्थान अर्थात निर्दिष्ट और निश्चित स्थान भी होना चाहिए, ताकि कोई भी भाषा वंचित ना रहे और चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। ठीक है, अगर हम सु सुंदर भाषा, स्पष्ट और सुनिश्चित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर लॉन्ग टाइम तक हमारी भाषा चलने वाली नहीं है। इन विशेषताओं के अभाव में भाषा चिरकालीन नहीं चलती, अर्थात जब हमारी भाषा स्पष्ट नहीं रहेगी, जब हमारी भाषा स्पष्ट नहीं रहेगी और अभिव्यक्ति का माध्यम सही नहीं रहेगा तो वह भाषा फिर चिरकाल तक अर्थात लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। सार्थकता तथा उन्मुक्तता शब्दार्थ का अर्थ लिखना है। सार्थकता माने होता है उपयोगिता, सार्थकता माने होता है उपयोगिता। उपयोगिता कहते नहीं भाई यह चीज हमारे लिए सार्थक है, यह चीज हमारे लिए सार्थक नहीं है, यह चीज हमारे लिए सार्थक है, यह चीज हमारे लिए। और उन्मुक्त का मतलब होता है उन, उन माने होता है कम, उन माने होता है कम, उन माने होता है, उन माने होता है कम, उन्मुक्त, मुक्त माने होता है किसी को छोड़ देना, अर्थात किसी को छोड़ना, त्यागना। ठीक है, छोड़ना। तो कम को उन्मुक्त, ठीक है, उन्मुक्त माने हो, उन माने होता है कम अर्थात कम छोड़ना है, उन्मुक्त कम छोड़ना। ठीक है, अगला हमारा है, अगला हमारा गद्यांश है, बस लास्ट है प्यारे, यही गद्यांश हमारा लास्ट है। ठीक है, भाषा और आधुनिकता का हमारा ये आज लास्ट गद्यांश है। ठीक है, क्या है? भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध मानव से है, मानव से है। यहाँ पर देखो, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ ही पंडितों की, आचार्यों की दिमाग कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाई अगर कुछ पंडितों के पास और आचार्यों के पास ही रहेगी तो फिर भाषा का विकास कहाँ होगा? भाई भाषा तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, शिक्षित हो अशिक्षित हो, उसका प्रवाह बना रहना चाहिए, तभी भाषा का विकास होगा। भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, अर्थात जितना हम प्रयोग करेंगे, जितना हम अपने विचारों को एक दूसरे से लेकर के दूसरे तक पहुंचाएंगे, अपने भाव को, अपने अभिव्यक्ति को एक दूसरे से जितना हम प्रेषित करेंगे, उतना ही तो हमारी भाषा आगे बलवती होगी, हमारी भाषा उतना ही आगे को बढ़ती चली जाएगी। तो भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, अर्थात हम भाषा का जितना प्रयोग करेंगे, भाई व्याकरण का हम जितना प्रयोग करेंगे, व्याकरण के जितना हम उतना हम शुद्ध बोलेंगे। अगर व्याकरण का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वचन है, लिंग है, कारक है और इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी भाषा क्या होगी? वो अशुद्ध होती चली जाएगी। जब भाषा अशुद्ध होती चली जाएगी तो धीरे धीरे इस भाषा का अस्तित्व कम होता चला जाएगा। नए शब्दों के प्रयोग से न
नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? नए शब्दों का हम प्रयोग कम कर देंगे तो धीरे धीरे हमारी भाषा का स्तर कम होता चला जाएगा। भाई हर चीजों में विकास हो रहा है। अब देखो पहले पहले 2G नहीं था, अब 4G है, 5G है, 6G है, तो इसे भाषा में भी नए नए शब्दों का आना जरूरी है। जब नए नए शब्द नहीं आएंगे तो जो हमारे पुराने शब्द है वो छूट रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं, तो भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कुठाराघात का आशय, कुठाराघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। कुठाराघात का मतलब होता है आंतरिक चोट पहुंचाना। क्या है? आंतरिक, आंतरिक चोट, आंतरिक चोट पहुंचाना। कहते नहीं भैया, आप हमारे लिए हमारे हृदय पर अपने कुठाराघात कर दिया है, आप हमारे हृदय पर कुठाराघात कर दिया, अर्थात आंतरिक चोट, छुपके से, चुप करके, छिपक करके, चुप करके, चिपके से अर्थात चुपके से किसी को चोट पहुंचाना। रेखांकित अंश की व्याख्या ये तो हो गई, आप जो कर लोगे, ठीक है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, भाषा और आधुनिकता पाठ का नाम है और इसके हमारे लेखक है प्रोफेसर रेड्डी साहब, सुंदर रेड्डी साहब। इस प्रकार से कार्य हमारा अभी पाठ समाप्त होता है, जो हमारा पाठ नंबर 6 है, ठीक है। तो हम वीडियो अपलोड करते रहे तारे। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अन्य दोस्तों तक इसको शेयर करो। धन्यवाद।